हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सभी बच्चों का विवेक क्लासेस पर स्वागत है। ठीक है, सारे बच्चों को पता है कि अभी तक हम अपनी क्लास जो चैनल पर ला चुके हैं वो जीएस की हमारी नॉर्मल जीएस प्रैक्टिस सेट चल रहा है और करंट अफेयर की क्लास हमारी 13 क्लास हो चुकी है और मैथ्स की मैं 4 क्लासें डाल चुका हूँ। तो ध्यान दें बच्चों, आगे हमने जो अपनी क्लास ऐड करी है वो कंप्यूटर की क्लास ऐड करी है, क्योंकि पेपर में बहुत ज़्यादा समय बचा नहीं है। मैं 1 से 1.5 महीने मोस्टली मान के चलो ये टाइम बचा हुआ है। तो बहुत बच्चे ऐसे हैं जो कंप्यूटर सेक्शन को थोड़ा इग्नोर मारे हुए हैं, यानी कि 10 नंबर को वो मान ही नहीं रहे। उसके पीछे थोड़ा अलग रीज़न भी हो सकता है। कई बच्चों का बैकग्राउंड नहीं है कंप्यूटर का, तो उन्हें पढ़ने समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो मैं कह रहा हूँ अगर आप वो सब कुछ भी नहीं कर पा रहे तो कम से कम ये जो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं शुरू कर रहा हूँ, इसमें 20 क्वेश्चन क्लास में लेके आऊँगा और फुल एक्सप्लेनेशन की कोशिश करूँगा कि यहाँ से जो और सवाल आपके पेपर में बन सकते हैं आप उन्हें अटेम्प्ट कर पाएँ। ठीक, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो कुछ थोड़ा बहुत पढ़ के सोचते हैं कि वहाँ पर क्वेश्चन टिक कर लेंगे, नहीं होगा ऐसा। ठीक है, कंप्यूटर से अच्छे सवाल भी बनेंगे क्योंकि प्रीवियस ईयर भी ठीक ठाक सवाल आए हुए हैं। तो थोड़ी सी कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज आपको इस टॉपिक की लेनी पड़ेगी पूरे की। सही है, आप 10 नंबर को इग्नोर मारकर पेपर में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि 100 नंबर का तो टोटली पेपर होता है और 100 में तो एक एक नंबर हमारा इंपॉर्टेंट होता है, तो हम 10 नंबर को इग्नोर मार के नहीं जा सकते। सही है, तो उसी हिसाब से फिर मेरे को भी लगा कि हाँ भाई इस पर भी वीडियो बनाया जाए, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैथ्स की बहुत लोग वीडियो और भी डाल रहे हैं, जीएस वीएस की, लेकिन कंप्यूटर हर किसी के पास नहीं मिल रहा है। और इसमें मैंने कोशिश करी है, अगर आपने नहीं पढ़ा है ना, थ्योरी भी कहीं पे नहीं पढ़ी है, तो मैं कोशिश करूंगा कि ऑब्जेक्टिव में ही आपकी थ्योरी भी कंप्लीट करा दूं। तो आप अपनी कॉपी पेन लेके बैठें। 2 तरीके के बच्चे हो सकते हैं, जिन्होंने पूरा टॉपिक पढ़ लिया है फिर भी देखना उनको कुछ ना कुछ यहाँ से सीखने को मिलेगा। सही है, अगर आपने टॉपिक पढ़ लिया है, जो बातें आपको नहीं पता है वो कॉपी पेन लो, नोट करो, क्योंकि लर्न रिवाइज भी करनी है 1-2 बार। सही है, पेपर से पहले 10-5 दिन पहले चीज़ें रिवाइज भी करनी होती हैं। तो अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है या पढ़ भी लिया है, फिर भी अगर आपको कुछ नया मिलता है तो आप उसे नोट करते हुए चलें और क्लास का नाम डालते हुए चलें कि भाई हमारी पहली क्लास थी, दूसरी क्लास थी। जिनको अच्छी नॉलेज है, ठीक ठाक नॉलेज है, वो अपना स्कोर भी चेक करे बच्चा कि 20 में से वो कितने क्वेश्चन इसमें सही कर पा रहा है। अगर वो कम से कम 70, 75, 80% सही कर पा रहा है, क्योंकि 10 में से 8-8 बनाने वाले बच्चे आपको वहाँ मिलेंगे। आप 2, 4, 5, 2, 3 आपने कर भी दिए, 2-3 तो बच्चे 10 में से तुक्का मार के भी कर देते हैं। सही है ना, क्योंकि हमें एक एक नंबर का गैप लेना है, एक एक नंबर इंपॉर्टेंट रहता है। 100 नंबर का तो पेपर ही है सारा, एक एक नंबर इधर उधर कर देगा। और अभी क्योंकि टाइम भी है, ऐसा नहीं है कि टाइम खत्म हो गया, अभी टाइम है, चीज़ें कवर हो सकती हैं। सही है, चलो ठीक है, बाकी आपका टाइम ना लेते हुए आपको मैंने बता दिया अभी क्लास हमारी रेगुलर रहेगी, ये पहली क्लास है। और जब तक आपका पेपर रहता है, जब तक जितनी भी पॉसिबल क्लास होंगी, वो 10 बने, 15 बने, 20 बने, जब तक आपका पेपर रहता है तब तक इसको मैं कवर करवाने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चंस को ऐसे अरेंज करने की कोशिश करेंगे कि सिलेबस भी आपका कवर हो जाए। सही है, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन शुरू करेंगे। आप देखेंगे हमारा पहला सवाल है, ओएसआई का फुल फॉर्म क्या है। विस्तृत रूप का मतलब है वो आपसे फुल फॉर्म जानना चाह रहा है, ओएसआई की फुल फॉर्म क्या है। मुझे लग रहा है 2 से 3 तो आपकी फुल फॉर्म ही आने वाली हैं। 2 तो मतलब कंफर्म मान लो कि 2 फुल फॉर्म आपको वहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो बहुत आसान भी आ सकती हैं, लेकिन ये आसान भी नहीं है इतनी, ठीक ठाक फुल फॉर्म पूछी गई है। तो ध्यान देंगे, ओएसआई की जो फुल फॉर्म है वो है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओएसआई की फुल फॉर्म है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। क्या वर्क है ओएसआई का, एक बार मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर क्या और सवाल यहाँ से आ सकते हैं आप उनको नोट करेंगे। ठीक है, ध्यान देना, जो हमारा कम्युनिकेशन होता है, जो संचार वाला माध्यम होता है, ये इसको इजी बनाता है, उसको लेयर्स में तोड़ता है, पार्ट्स में तोड़ता है। और कम्युनिकेशन जो सेंडर होता है और जो रिसीवर होता है, उन दोनों के बीच में कम्युनिकेट को करने का काम करता है, उसको इजी करने का काम करता है। ठीक है, और देखो उसको कैसे करेगा, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ और इस स्लाइड से तुम्हारे से क्या सवाल आने वाले हैं। ठीक, आप कॉपी पेन लेके नोट करें, क्योंकि यहाँ पर ये लेयर पूछी जा सकती है आपसे कि ओएसआई में कितनी लेयर बनती हैं। तो सबसे पहले तो नंबर से सवाल बन जाएगा। आपको यहाँ 1 से लेके कितने नंबर दिखाई दे रहे हैं बताना, 7 नंबर दिखाई दे रहे हैं। अरे 1 से लेके कितने नंबर दिखाई दे रहे हैं, 7 नंबर दिखाई दे रहे हैं। अगर 7 नंबर दिखाई दे रहे हैं तो पहला एप्लीकेशन, दूसरा प्रेजेंटेशन, तीसरा सेशन, चौथा ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक और फिजिकल। थोड़ा थोड़ा इनका वर्क देखो नीचे लिख भी रहा है, वो वर्क भी एक बार देख लेना। तो हमारे ऊपर वाले जो 3 होते हैं, ऊपर वाले 3, उनको हम सॉफ्टवेयर लेयर बोलते हैं, लेयर है। और जो नीचे वाले 3 नोट कर लेना, ये जो नीचे वाले 3 है उनको हम हार्डवेयर लेयर बोलते हैं, और इसको हार्ट बोलते हैं, ओएसआई, हार्ट ऑफ द ओएसआई। ये जो हमारा ट्रांसपोर्ट है इसको हार्ट बोलते हैं ओएसआई। ठीक है, तो यहाँ बड़े ध्यान से देख लो, एक बार समझाने की कोशिश करूंगा। ये जो हमने मानो मीडियम में जो बोल रहा हूँ ना, संचार का काम करते हैं, मानो आप एक नॉर्मल सा मैसेज बोलते हैं, भेजते हैं, हाय आपने भेजा, ठीक है, तो क्या करेगा, उसके लिए आप कोई एप्लीकेशन यूज करोगे।
अरे करोगे या नहीं? आप मानो व्हाट्सअप पे भेज रहे हो तो आप व्हाट्सअप पे कोई एप्लीकेशन यूज़ करोगे, वो सॉफ्टवेयर का ही पार्ट है। ये तीनों मैंने सॉफ्टवेयर में किए हैं, इन तीनों को मैं हार्डवेयर में करता हूँ, ठीक है। तो ये करेंगे क्या, कोई एप्लीकेशन यूज़ कर रहा है, एप्लीकेशन कह रहा है यूज़र एंड नेटवर्क इंटरफेस, वहाँ पर जो यूज़ कर रहा है नेटवर्क जो भी है उसके लिए यूज़ हो रही है एप्लीकेशन, उसकी प्रेजेंटेशन तैयार करेगा, फॉर्मेट तैयार करेगा उसका, आप क्या लिख रहे हो उसे कंप्रेस करेगा, छोटा करेगा डाटा को, और इनक्रिप्ट करेगा। कुछ टर्म्स इसमें दे रखी हैं, उनको आपको पढ़ते हुए चलना है। पूछ सकता है इनक्रिप्ट क्या होता है, डिक्रिप्ट क्या होता है, ठीक है। तो मैंने बताया आप हाई का मैसेज भेज रहे हैं, किसी एप्लीकेशन का यूज कर रहे हैं, उसकी प्रेजेंटेशन इस तरीके से तैयार करेगा कि उसका फॉर्मेट तैयार करेगा मैसेज का, और उसे इनक्रिप्ट करेगा। तो इनक्रिप्ट पहले मतलब समझ लेना, जैसे मैंने हाई भेजा, तो हाई वो संचार के माध्यम से अब जाएगा, चाहे वो रेडियो वेव से जाए, केबल से जाए, जिससे भी जाए वो, तो वो जाएगा तो वो हाई के फॉर्म में नहीं जाएगा, ध्यान रखना। उसको इनक्रिप्ट करेगा मतलब उसे कोड फॉर्म में, कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। और जैसे हमारे पास कोई मैसेज आता है, मानो व्हाट्सएप पे मेरे पास किसी ने मैसेज करा, तो अगर वो मेरे पास मैसेज करेगा तो वहाँ जो भी वो लिखेगा उसको पहले इनक्रिप्ट करा जाएगा, यानी कि उसको कोड में बदला जाएगा। और जब वो मेरे फ़ोन में खुलेगा, मैंने भेजा और वो दूसरे के फ़ोन में अगर खुलेगा तो वहाँ उसको वो डिक्रिप्ट करेगा। आपके फ्रेंड ने, अगर आप खुद मानो, आप खुद अपने फ्रेंड को एक मैसेज भेज रहे हो, तो मैसेज आपने लिखा, उसको वो इनक्रिप्ट करेगा ताकि बीच में कोई भी हैकर्स आपके मैसेज को ना पढ़ पाए कि इसने क्या भेजा है। और वो जब वो दूसरे के फ़ोन में खुलेगा तो दूसरे के फ़ोन में वो डिक्रिप्ट होगा, सही है। और बीच में वो किस लैंग्वेज में रहेगा बताना, कोड लैंग्वेज में रहेगा, ताकि बीच वाला हैकर उसे कोई पढ़ ना पाए। तीसरा ये मेंटेन करता है, कनेक्शन को मेंटेन करने का वो सेशन काम करता है। ट्रांसपोर्ट्स यूज होते हैं, ट्रांसपोर्ट में मतलब वो इंश्योर करता है, यहाँ पर कह रहा है कि गारंटी डिलीवरी को इंश्योर करता है। तो इनको लेयर्स में तोड़ा गया है, पूरी प्रोसेस को एक लेयर्स में, कि भाई वो इंश्योर करेगा, गारंटी करेगा। जो नेटवर्क होंगे उसका आईपी एड्रेस बनाएगा, आईपी एड्रेस कहाँ मैसेज पे पहुंचना है, मैक एड्रेस डालेंगे उस पर, एरर डिटेक्शन करेगा, जो भी गलतियां उनको चेक करेगा। और ये इसमें फिजिकल इंस्ट्रूमेंट क्या यूज हो रहे हैं, केबल्स यूज हो सकते हैं, सिग्नल यूज हो सकते हैं, हार्डवेयर, ठीक है। तो आप इनके क्वेश्चन मैंने बताया कि कितने, एक तो पूछ सकता है कौन से इसके लेयर नहीं है, तो वो लेयर है क्रम से, उसमें सॉफ्टवेयर का कौन सा पार्ट है, हार्डवेयर का कौन सा पार्ट है, हार्ट ऑफ द ओएसआई किसे कहते हैं, और लेयर उसमें से है। तो ओएसआई से बनने वाले यही सवाल है। तो पहला ओएसआई क्या है, क्या काम करता है, कितनी लेयर में काम करता है, और कितनी लेयर में, और वो लेयर कौन कौन सी है, ठीक है। हार्ट ऑफ द ओएसआई किसे कहते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। ट्राई टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो और अच्छे से पढ़ना पहले सवाल को क्या बोल रहा है, वो पढ़ के करोगे। क्योंकि देखो मैंने बताया ना, बहुत बच्चों को बैकग्राउंड नहीं है तो उनको तो लैंग्वेज समझने में भी दिक्कत होगी, लेकिन फिर भी मैं सबकी मैंने इमेज लगाई है खुद से, ताकि बच्चों को मैं इमेज के माध्यम से चीज़ों को समझा सकूँ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है धातु का बना हुआ है या फिर कोई प्लास्टिक से निर्मित वह आवरण, आवरण मतलब वो बॉडी जो कंप्यूटर के फिजिकल घटकों को सुरक्षा प्रदान करता है। अब नॉर्मल सी बात सोचो, कोई प्लास्टिक बॉडी है, कोई प्लास्टिक बॉडी है, वो जो उसमें अंदर इंस्ट्रूमेंट जो भी यूज हो रहे हैं, फिजिकल घटक, फिजिकल इंस्ट्रूमेंट जो भी इसमें अंदर यूज हो रहे हैं, उनके लिए क्या बनता है बताना, सुरक्षा प्रदान करता है। अब क्या है वो, सीपीयू। वैसे तो हमने देखा है कि उसे सीपीयू पूरे को ही बोलते हैं, सीपीयू कि भाई ये सीपीयू नहीं भाई, उसे बोलते हैं सिस्टम यूनिट। सीपीयू तो उसका एक पार्ट है, अंदर जो कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट है वो तो उसका एक पार्ट है। ये पूरा क्या है बताना, सिस्टम यूनिट। इसका आंसर आ जाएगा 4। देखो एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। और ये जो ऊपर लिखे हुए हैं ना, वो सिस्टम यूनिट के ही पार्ट है। देखो यहाँ ध्यान से बड़े, ये रहा पूरा, ये सिस्टम यूनिट है पूरी। हम इसको देखने के बाद क्या देते हैं कि भाई ये सीपीयू है, नहीं भाई सीपीयू मानो, सीपीयू तो इसका पार्ट हो गया। ये लगी हुई ना यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर जो लगे हुए हैं, सीपीयू तो ये अंदर एक पार्ट हो गया। ये पूरी बॉडी हमारी क्या है, ये कंप्लीट जिससे ये सब मिलकर बने हुए हैं उसे बोलते हैं सिस्टम यूनिट। यहाँ पर देखो मदरबोर्ड लगा हुआ है, यहाँ सीपीयू लगा हुआ है, रैम लगी हुई है जो इसकी इंटरनल मेमोरी होती है, यहाँ पे हार्ड डिस्क लगी हुई है, एसएसडी लगी हुई है, यहाँ पे पावर सप्लाई है, ग्राफिक कार्ड यहाँ पे लगा हुआ है, यानी कि इन सबको मिलाकर बनता है हमारा सिस्टम यूनिट, ठीक है ना। तो एकदम से ही वहाँ पर बोले कि हाँ हमने तो एक बॉडी पार्ट देखा है, वो होता है प्लास्टिक का, जिसका भी होता है, मेटल का होता है, और वो हमारा सीपीयू होता है। नहीं भाई गलती से, और यहाँ देखो इसी वजह से ऑप्शन ऐसे रखे गए हैं कि पहला ही ऑप्शन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, यानी कि बच्चा यहाँ पे गड़बड़ कर सकता है, सही है। तो कोशिश करना कि ऐसी गलतियां तुमसे तो ना हो कम से कम, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया था 4। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो तो ट्राई करो। कह रहा है निम्न में से कंप्यूटर प्रोसेसिंग लैंग्वेज नहीं है। कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी नहीं।
ठीक है, आपने अपना आंसर ट्राई करा होगा। तो पहला तो क्वेश्चन मेरा तुमसे यही है कि आप मुझे बताओ कि भाई ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। पहले तो ये पता होना चाहिए। अब कौन सी नहीं है या है वो तो बात की बात है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है, कंप्यूटर में टर्म्स को अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो वो है क्या। तो बड़े ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों। मानो अगर मैं भी आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ तो कम्युनिकेट करने में मैं भी कुछ लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ, यानी कि मैं हिंदी बोल रहा हूँ और आप हिंदी समझ सकते हैं, मैं हिंदी बोल रहा हूँ आप हिंदी समझ सकते हैं। अगर इंग्लिश बोलें तो कम्युनिकेशन में हमारी दूसरी लैंग्वेज इंग्लिश भी हो सकती है। यानी कि हम भी जो कम्युनिकेशन करने के लिए लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो हिंदी इंग्लिश जो भी करते हैं तो वो हम कर सकते हैं क्योंकि हम उसको समझते हैं बोलते हैं। लेकिन कंप्यूटर हमारी ऐसी लैंग्वेज नहीं समझता। ध्यान देना, अगर हम उसमें बोले कि हिंदी में कुछ बोले या इंग्लिश में, उन लैंग्वेज को वो नहीं समझता, उसकी अपनी लैंग्वेज है खुद। यानी कि अगर हमें कंप्यूटर को कुछ समझाना है तो हमें उसकी लैंग्वेज में उसको समझाना पड़ेगा। तो उसमें कुछ लैंग्वेज है, कह रहा है कि कौन सी नहीं है। तो ध्यान देना, वो सी है, C++ है, फोर्ट्रॉन भी है, ये तीनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, जबकि विंडो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो एक ग्राफिक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये तो ग्राफिक सिस्टम है एक विंडो हमारा। ये बाकी क्या है बताना, तीनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो मैंने यहाँ पर और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ली है, इसका आंसर आ जाएगा 4, क्योंकि वो नहीं है पूछ रहा है। अब और सवाल हमारे क्या बन सकते हैं, बहुत बढ़िया है, तो देख लो और सवाल हमारे क्या बन सकते हैं। ध्यान देना, ये नहीं हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसमें ये सवाल बन सकता है कि लो वाली कौन सी है, यानी कि लो लेवल लैंग्वेज कौन सी है और हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है। तो ध्यान देना, जो मशीन लैंग्वेज है और जो असेंबली लैंग्वेज है वो तो हमारी लो लेवल लैंग्वेज है, और जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज वो हमारी पाइथन, जो ऑप्शन में नहीं थी। तो जो ऑप्शन में नहीं थी वो इसमें और भी है, जैसे पाइथन हो गया। अब आप इनको नोट कर लेना अगर आपने नहीं पढ़ा है, कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज है, कौन सी लो लेवल लैंग्वेज है, ठीक है ना। तो आप अपनी सुविधा के हिसाब से कैसे आप इनको याद, सिर्फ ऐसे स्क्रीन पे बैठे चिपके मत रहना, क्योंकि ये ऐसे आपको सीधी सीधी ये नहीं है कि आपको एक बार देख लिया आपने ऐसे और आपको याद हो गई, नहीं, वही रिवाइज करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो टॉपिक में कवर कराता हुआ चल रहा हूँ। तो लो लैंग्वेज जो होंगी हमारे लो लेवल, वो मशीन, और कौन सी होंगी, असेंबली। हाई लेवल कौन सी है बताना, पाइथन, C++, जावा स्क्रिप्ट, क्लियर है। और फोर्ट्रॉन बाकी आपने वहां देख लिया था। ध्यान देना, कोबोल इसमें और ऐड कर लेना, क्योंकि कोबोल भी क्या है बताना, हमारी हाई लेवल लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। ओके, ट्राई टू नेक्स्ट, अगले सवाल को ट्राई करेंगे और वहां पर इसका आंसर देखने को मिलेगा। ऑप्शन सारे इधर हैं। बढ़िया विषय कह रहा है, सूचना कूटांकन एक सुरक्षित विधि है, इसमें कुछ विधि बता रखी है, लेकिन यह डिजिटल पेस्टर्स और हैकर्स को रोकने के लिए कोई उपाय नहीं करता। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें आवश्यकता होती है इनमें से किसी एक। सूचना कूटांकन मतलब अच्छा ऐसा समझो, सूचना कूटांकन मतलब छोड़ो, ये कह रहा है कि मानो कि एक सेंडर है, मैसेज को सेंड कर रहा है, एक सेंडर है और इधर एक रिसीवर है। मानो इधर मैसेज को कोई सेंड करने वाला भी है और इधर कोई रिसीव करने वाला भी है। तो वो सेंड करने वाला क्या करेगा, कोई मैसेज यूज करेगा, मैसेज के लिए कोई नेटवर्क, कोई मीडियम यूज करेगा जिसके माध्यम से उसको भेजेगा, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम और भी यूज कर सकता है। मैं सेंड करने वाला सेंड कर देगा, रिसीव करने वाला रिसीव कर देगा, लेकिन ये जो बीच का रास्ता है भाई, यहाँ पर हमें प्रोटोकॉल भी तो चाहिए, कुछ सुरक्षा भी तो चाहिए, कुछ रूल रेगुलेशन भी तो चाहिए जिनको हम फॉलो करते हुए। मानो हमारा बीच में से डाटा हैक कर लिया किसी ने, एक मेन इन्फॉर्मेशन थी जो मैं सेंड करने वाला था, अब हमने सारी चीज़ें तो यूज़ कर ली कि सेंड करने वाला मैसेज को सेंड कर रहा है, आपने नेटवर्क यूज़ कर लिया, इंटरनेट यूज़ कर लिया, लेकिन कुछ प्रोटोकॉल फॉलो करी या नहीं करी, बीच में इसको कोई हैक कर लेगा तो उसकी क्या गारंटी है। तो ध्यान देना, साथ में एक सिस्टम प्रोवाइड कराया जाता है जिसको हम बोलते हैं फायरवॉल। अरे जिसको क्या बोलते हैं, तो ध्यान दे लेना, फायरवॉल एक तरीके का हमें सुरक्षा प्रदान करने वाला है। किससे, यहाँ देख लेना, हैकर्स से, डिजिटल पेस्टर्स से, यानी कि बीच में डाटा जो चुरा सकते हैं हमारा, तो उन सबसे बचाने की कोशिश करता है फायरवॉल। ऐसे कुछ इसकी कहानी है, मैंने इसका एक डायग्राम लगाया है, हैकर छाप रखे हैं। फायरवॉल मतलब एक दीवार बना दी, वॉल मतलब क्या है, एक दीवार बना दी, बड़ी दीवार। मेरा कंप्यूटर नेटवर्क है और इस कंप्यूटर नेटवर्क और हैकर के बीच में, कंप्यूटर नेटवर्क और हैकर और वायरस के बीच में क्या है, वॉल है जो इनको अंदर जाने से क्या करेगी, वो रोकेगी। तो फायरवॉल हमें सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है, ध्यान रखना। और एक सवाल ये आया हुआ है फायरवॉल से, अब ये क्योंकि इसमें क्वेश्चन में फायरवॉल बोल दिया है, अब बताइए उसका काम क्या है। तो मैंने बताया ना अभी, और देखो केवल वायरस बोले तो सही नहीं है, केवल वायरस थोड़ी हो सकता है, अभी हैकर्स भी आया था ना। अब सवाल पढ़ो पहले, कह रहा है निम्न के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने के लिए फायरवॉल प्रयोग किए जाते हैं। अब फायरवॉल क्यों प्रयोग करे जाते हैं,
अब जैसे इसमें डाटा ड्राइवन अटैक्स, तो अटैक्स ये बाहर से कोई आक्रमण हो सकता है, फायर अटैक्स तो हटा ही दो, इसमें वायरस अटैक्स हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसको आंसर करें, इसको आंसर करें या पहले को आंसर करें, कौन सा आंसर करना हमारे लिए ज़्यादा उचित होगा? आप बोलेंगे भाई फायर अटैक भी है, फायर अटैक भी, लेकिन और भी नहीं है, यानी कि आप इसमें ये बोल सकते हैं कि पहला ऑप्शन इसमें सही है। अनऑथराइज्ड अटैक बोला है ना, अब उस अनऑथराइज्ड में हैकर्स भी हो सकते हैं, अनऑथराइज्ड में वायरस भी हो सकते हैं, तो उसने अलग अलग ना बोलकर एक टर्म्स दे दिया, नाम दे दिया अनऑथराइज्ड अटैक्स, मतलब जिसकी हमें जरूरत नहीं है वो बीच में एंटर हमारे ना करें। तो उससे अगर हमें गारंटी चाहिए, सुरक्षा चाहिए, तो उसके लिए क्या यूज होता है बताना, फायर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करेंगे सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करेंगे, चलो ठीक है, आपने ट्राई कर लिया होगा। ये कह रहा है निम्न में से कौन सी स्टोरेज डिवाइस नहीं है? स्टोरेज डिवाइस तो सब समझते ही हैं, जहां डाटा स्टोर करते हो, आपका मोबाइल भी है, आपके फोन में भी तो दुनिया भर का डाटा है, कोई फोटो है, कोई वीडियो है, तो उसे स्टोर करने के लिए भी क्या चाहिए, डिवाइस चाहिए, तो वही है हमारी स्टोरेज डिवाइस। सही है। अब कह रहा है कौन सी नहीं है, तो भाई हार्ड डिस्क तो है, आपने सुना ही होगा। सीडी भी है, जिसे हम कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म लिख लेगा सीडी की, कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं सीडी को, कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है। और फ्लॉपी डिस्क हो गया, और कह रहा है इनमें से कोई नहीं, तो स्टोरेज डिवाइस कौन सी नहीं है, तो आंसर होगा बताना इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये सारी की सारी क्या है हमारी स्टोरेज डिवाइस है, तीनों स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। तो और यहाँ से क्या सवाल बन सकता है, तो मैंने उसका बिल्कुल सिस्टम ही ऐसा कर दिया है कि अब इसमें से वो सवाल बने तो आगे तो कम से कम ना छूटे, ये नहीं कि वो 3 स्टोरेज डिवाइस पड़ी हमने कहानी खत्म। तो इसमें देखो, इसमें भी इसने स्टोरेज डिवाइस को 2 कैटेगरी में बांट रखा है, ध्यान देना, स्टोरेज डिवाइस को 2 कैटेगरी में बांट रखा है। एक तो कह रहा है कि वो प्राइमरी है, दूसरा कह रहा है वो सेकेंडरी है। प्राइमरी और सेकेंडरी में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस बता दूंगा मैं। जो प्राइमरी होती हैं वो टेम्परेरी होती हैं, टेम्परेरी मतलब जब हम वर्किंग में, तो वर्किंग में हमारे डाटा को स्टोर रखेंगी, और चलते चलते बंद हो गया तो जो हम कुछ कर रहे थे सब खत्म। जो हमारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है तो उनमें तो डाटा सेव हो गया, तो हो गया वो परमानेंट है, से आप ये बोल सकते हो टेम्परेरी है, और ये कौन सी है, परमानेंट। तो रैम है और कौन सी है, रोम है। तो रैम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी की फुल फॉर्म पूछता है। रोम क्या है, रीड ओनली मेमोरी, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी या फिर रीड ओनली मेमोरी। और जो हमारी सेकेंडरी है ना, वो हमारी कैसी है बताना, मैंने क्या बताया, वो हमारी परमानेंट डिवाइस है, परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है, यानी कि सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, मेमोरी कार्ड, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हो गया, सीडी डीवीडी बता दिया मैंने, मेमोरी कार्ड जो हम यूज करते हैं, यूएसबी पेन ड्राइव जो हम यूज करते हैं, हमारे पास जो हाई लेवल में है, ज्यादा डाटा स्टोर करना है, स्पीड तेज चाहिए, तो एसएसडी लगाते हैं और एसडीडी लगाते हैं, ठीक है ना। तो आपके लिए एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आपको कमेंट्स में करना है। आपको एचडीडी की फुल फॉर्म बतानी है, आपको एसएसडी की फुल फॉर्म बतानी है, और ध्यान देना मैंने सीडी की तो बता दी थी, आपको डीवीडी की फुल फॉर्म बतानी है। ये 3 फुल फॉर्म पक्का तैयार कर लेना, और तीनों के तीनों कमेंट करना। चलो ध्यान देना, अगला क्या सवाल है, पढ़ो अच्छे से। कह रहा है निम्न में से किस सिग्नल के मॉड्यूलेशन और वीमॉड्यूलेशन बोल दो या डीमॉड्यूलेशन की भूमिका को निभाता है, यानी कि मॉड्यूलेट करता है सिग्नल को या डीमॉड्यूलेट करता है। क्या है मतलब मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन का, वो बताएंगे बाद में, पहले इसका आंसर सुन लो। क्या एम्पलीफायर करता है, ऐसा सैटेलाइट करता है, कोक्सियल करता है, नहीं भाई कौन करता है, मोडम। तो आसान है याद करना, तो मोडम मतलब मॉड्यूलेशन, मोडम मतलब मॉड्यूलेशन, तो आगे से याद करने में तो आसानी है कि मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन कौन करता है, मोडम करता है, ठीक है। लेकिन ये मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन का मतलब क्या है वो एक बार हमसे समझेंगे। यहाँ देखना, ये डायग्राम क्या बता रहा है आपको, क्या थोड़ा क्लियर कर पा रहा है या नहीं, कि मोडम अगर आप लगा देते हैं बीच में तो वो क्या वर्क करता है। ऐसे दिखाई देंगे जो राउटर वगैरह होते हैं ना, जो ब्रिज स्विच वगैरह होते हैं हमारे, उसकी तरह चीजों को दिखा रहा है। तो मोडम यहाँ पे लगा दिया, क्या कह रहा है, डिजिटल सिग्नल कन्वर्ट हो जाए एनालॉग सिग्नल में, तो बोलेंगे मॉड्यूलेशन। गड़बड़ मत कर देना, यहाँ पर गड़बड़ हो सकती है, पूछ लेगा ना मॉड्यूलेशन क्या है, डिजिटल टू एनालॉग या एनालॉग टू डिजिटल, तो वहां गड़बड़ हो सकती है। तो अगर मॉड्यूलेशन बोले तो डिजिटल टू एनालॉग, और अगर डीमॉड्यूलेशन बोले तो क्या करेंगे बताना, एनालॉग टू डिजिटल। तो दोनों में अंतर देख लेना, डिजिटल टू एनालॉग मॉड्यूलेशन, और एनालॉग टू डिजिटल तो आप बोलेंगे इसको डीमॉड्यूलेशन। सही है। और ये क्या है मतलब डिजिटल सिग्नल, मतलब आप एक सिस्टम में यूज कर रहे हो नेटवर्क, और एक वायर वेव्स किसी के थ्रू आप आगे भेज रहे हो,
तो सिस्टम से किसी केबल्स में वायरस में जा रहा है एनालॉग हो गया, किसी केबल वायरस से सिस्टम में आ रहा है तो डिजिटल। ठीक है, देखो एक बार निम्न में से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का घटक क्या है? सीपीयू का घटक पूछ रहा है आपसे, क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का घटक पूछ रहा है। जैसे ब्रेन बोलते हैं, माइंड बोलते हैं कंप्यूटर का, सीपीयू को माइंड बोलते हैं ना। तो अभी आप आंसर कर देंगे फटाफट से देख के। सीपीयू में तीन ही चीजें देखनी है बस आपको, जो सीपीयू का पार्ट होते हैं। ये रही भाई तीनों चीजें, सीपीयू की तीनों ही चीजें देखनी है। ये तीनों चीजें अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होती है हमारी, सीयू कंट्रोल यूनिट, और रजिस्टर्स में जो डाटा रिकॉर्ड होता है। तो सीपीयू के तीन मेन पार्ट है, एएलयू, सीयू और रजिस्टर्स। अब इनमें अपने ऑप्शन में देखो कौन कौन से दे रखे हैं। ऑप्शन में क्या दे रखा है? तो क्या एएलयू माउस है? नहीं है भाई। एएलयू आईसी नहीं, मॉनिटर नहीं भाई। क्या है बताना? एएलयू कंट्रोल यूनिट, सीयू, और एक और है इसके साथ, क्या है बताना? रजिस्टर। तो ये तीन बात याद रखना। सीपीयू के मेन कौन कौन से तीन पार्ट हैं? तो सीपीयू के एएलयू, सीयू और रजिस्टर्स, ये तीन पार्ट है सीपीयू के। ये बता दिया था मैंने, सीपीयू के तीनों पार्ट्स। चलो सीएडी क्या है आपसे पूछा है, और क्या पूछा है सीएडी का मतलब ये नहीं है कि वो क्या काम करता है, ये आपसे नहीं पूछा। आपसे पूछिए सीएडी की फुल फॉर्म। सीएडी से आपका क्या तात्पर्य है? फुल फॉर्म। तो एक फुल फॉर्म हमने ओएसआई पढ़ ली पीछे, एक फुल फॉर्म में पढ़ रहे हैं सीएडी। तो ध्यान देना, सीएडी की फुल फॉर्म है हमारी कंप्यूटर एडेड डिजाइन। सीएडी की फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। तो यहाँ डिजाइन से देखो, वैसे तो सब में डिजाइन है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। डिजाइन का मतलब ये हो गया, आप अब मानो कोई भी डिजाइन तैयार करते हैं, जो डिजाइनिंग का कोर्स करते होंगे वो तो बिल्कुल इससे वाकिफ होंगे, सीएडी उन्होंने यूज करा होगा। सीएडी मतलब एक तरीके से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जिसमें मानो अगर हमें कोई बिल्डिंग का डायग्राम बनाना है, कोई कार का डायग्राम बनाना है, तो कंप्यूटर पर अगर हमें कोई डायग्राम तैयार करना है, चाहे वो बिल्डिंग का हो, कार का हो, या किसी भी चीज़ का हम डिज़ाइन तैयार कर रहे हैं, उसके लिए हमें सीएडी सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी कंप्यूटर एडेड डिजाइन। देखो यहाँ मैंने दिखा दिया रखा है, सीएडी मतलब कंप्यूटर एडेड डिजाइन। जैसे यहाँ पर आप किसका डिजाइन तैयार कर रहे हो? एक झोंपड़ी का डिजाइन तैयार कर रहे हो, ठीक। और मुझे लग रहा है जब हम कंप्यूटर सिखाने जब जाते हैं, जब भेजोगे आप किसी को, या आपने सीखा होगा, तो यही सिखाते हैं। बस 1000-1500 रुपये की जो फीस होती है, उसमें हमें यही सिखाया जाता है कि जाओ बेटा, बैठो और झोंपड़ी का डिजाइन बनाओ, सही है, और झोंपड़ी का डिजाइन बनाओ और इसमें करो। यहाँ से आगे मास्टर ले नहीं जाते, इतनी देर में तो बच्चा छोड़ छाड़ेगा, कुछ और नहीं। बहुत कम बच्चे होते हैं जो फाइनल कोर्स तक पूरा पहुंचते हैं। चलो 10वां सवाल है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कॉमन डाटा एलिमेंट्स का निम्न में से बढ़ते क्रमानुसार सही व्यवस्थित रूप क्या है? कॉमन डाटा एलिमेंट्स मतलब कुल मिला के कैरेक्टर्स को, मतलब कैरेक्टर तो मैंने बोल ही दिया है, कुल मिला के जो पूरा हमारा जो आपको डाटा मान लो, उसको एक सही वे में लिखने का तरीका है कॉमन डाटा एलिमेंट्स। अब सही वे में क्या होगा, अब उस वे को आप नोट कर लेना, ये है इसका टर्म, सही है। यानी कि कॉमन डाटा एलिमेंट्स क्या करता है, अगर मैं ऊपर से लेकर नीचे तक चलूं तो कैरेक्टर, फिर डिनोट करेगा फील्ड को, फिर डिनोट करेगा रिकॉर्ड को, फिर डिनोट करेगा फाइल को, और फिर लास्ट में डिनोट करेगा डाटाबेस को। तो एक सीक्वेंस है, लिख के सीक्वेंस को एक बार याद कर लेना, कैरेक्टर, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल और डाटाबेस। अब देख लो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है। कैरेक्टर, और कैरेक्टर के बाद क्या आ रहा है? फील्ड। तो कैरेक्टर, फील्ड और दो पहला ही ऑप्शन बन रहा है, कैरेक्टर, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल, और लास्ट में क्या आ रहा है? डाटाबेस। तो 10वें का ए हमारा सही आंसर है, ठीक। तो आगे से वहां से कोई सवाल बने तो उसे एक बार देख लेना। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ेंगे। कह रहा है सभी वर्ड डॉक्यूमेंट्स के लिए डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? सभी वर्ड, एक्सेल नहीं बोला, पावर पॉइंट नहीं बोला, क्या बोला इसने? पहले तो इसका ध्यान देना वर्ड। सभी वर्ड डॉक्यूमेंट्स के लिए डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? आप एक बार आंसर करें, फिर मैं थोड़ा इसे समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि यहाँ से और बहुत सवाल बन सकते हैं। तो क्या डीओसी आंसर है, ईएक्सी आंसर है, सीएसवी आंसर है, पीएमडी का लो? इसका तो आंसर मैं बता देता हूँ भाई, इसका आंसर है डीओसी। क्या याद करने पड़ेंगे? बिल्कुल याद करने पड़ेंगे। पहले तो मुझे बताओ ये वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट क्या है? ध्यान देना, आपने नाम तो सुना होगा ना, एमएस ऑफिस। तो ये एमएस ऑफिस तो एक घर हो गया, और इस घर में आपको ये तीनों चीजें मिल जाएंगी, एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल और यहाँ पे एमएस पावर पॉइंट, सही है। तो पहली बात, आपको वर्ड कहाँ मिलेगा? मानो कोई फाइल को आप एक तरीके से कोई डॉक्यूमेंट्स तैयार करना है, अगर आपको एक डॉक्यूमेंट्स तैयार करना है तो वो भाई वर्ड में जाके तैयार हो जाएगा।
कोई एप्लीकेशन, कोई डाटा, कोई डॉक्यूमेंट्स, कुछ भी तैयार करना है, कोई टेस्ट तैयार करना है, ठीक है, तो वो सब किस में जाके हो जाएगा, MS वर्ड में। कोई आपको डाटा तैयार करना है, मतलब टेबल बनानी है, मानो बहुत सारे काम एक्सेल के हैं, जैसे सैलरी ही मेंशन करनी है सबकी, जैसे कर्मचारियों वगैरह की सैलरी मेंशन करनी होती है, कहीं पे आपका किराया आ रहा है जा रहा है, उसको सारा मतलब टेबल में कुछ चीज़ें बिल्कुल रिकॉर्ड में रखनी है, तो वो टेबल के रूप में रिकॉर्ड में रखनी है, तो वो सारी चीज़ें किस में हो जाएंगी, एक्सेल। और अगर आपको कोई प्रेजेंटेशन बनानी है, जैसे मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ तो एक प्रेजेंटेशन बना के लाया हूँ, तो आपको प्रेजेंटेशन बनानी है तो वो किस में हो जाएगी, पावर पॉइंट में। तो यहाँ से पहली बात ध्यान रखना कि हमारे MS वर्ड, MS एक्सेल और पावर पॉइंट तीनों कहाँ मिलेंगे, MS ऑफिस। तो मैंने MS ऑफिस जाओगे, MS ऑफिस में तीनों चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तीनों के काम अलग अलग हैं। कोई डॉक्यूमेंट्स तैयार करना है वो यहाँ होगा, कोई टेबल, कोई डाटा तैयार करना है वो यहाँ होगा, और कोई प्रेजेंटेशन बनानी है वो यहाँ होगा। ये मत कह देना कि प्रेजेंटेशन यहाँ बनानी है। एक बात हो गई। दूसरी बात, इस बात पर बड़ा ध्यान देना, यहाँ पर उसने बोला डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन। फाइल एक्सटेंशन का क्या मतलब है, आपने कई बार देखा होगा कि कोई डॉक्यूमेंट्स का नाम आपने दिया, जैसे यही आपने कंप्यूटर क्लास डाल दिया, कंप्यूटर क्लास फर्स्ट, और .doc अगर आपने ये किसमें तैयार करी होती, वर्ड में तैयार करी होती। तो ध्यान दो फाइल एक्सटेंशन का हमें यूज़ क्यों करना पड़ता है। पहली बात तो ये है, फाइल एक्सटेंशन का यूज़ क्या है। आप खुद बताइए, अगर आपको कोई चीज़, आपको कहीं पर कुछ भेजना ही है तो उसका कुछ एड्रेस तो होगा। पहले लिफाफे में लिख के कुछ पैक करके भेजते थे, तो सेंडर जो सेंड कर रहा है वहाँ से तो जा ही रहा है, लेकिन जहाँ आपको भेजना है क्या वहाँ का एड्रेस मेंशन करते थे या नहीं करते थे। अगर वहाँ एड्रेस मेंशन ना करें तो हमारा डाटा कहीं और भी पहुँच सकता है। तो सेम कहानी इनकी भी होती है। वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट्स तैयार करा, तो अगर आप किसी दूसरी डिवाइस में भेज रहे हो तो ध्यान रखना वो वर्ड में ही खुले, उसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, एक्सटेंशन। वरना यहाँ तो मैंने वर्ड में तैयार करा और वहाँ ना जाने किसी चीज़ में खुला ना खुला, या फिर कहीं और खोलने लग गए तो फाइल और खराब हो गई। सही है ना। तो वर्ड का डॉक्यूमेंट्स किसी दूसरी डिवाइस में वर्ड में ही खुलेगा, एक्सेल का डॉक्यूमेंट्स किसी दूसरी डिवाइस में एक्सेल में ही खुलेगा। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई वीडियो गाना भेजा हो और वो ऑडियो में आपने चला दिया हो, ऐसा होगा? आप बताओ। वीडियो के लिए आपको MX प्लेयर में या कहीं VLC प्लेयर में वीडियो को आपको वीडियो में ही जाके चलाना पड़ेगा। ऑडियो को आपको, ऐसे कोई ऑडियो गाना है, अभी ऑडियो गाना है, क्या उसकी वीडियो देख लोगे आप, या फिर वो वीडियो वाले उसमें चला जाएगा? नहीं जाएगा। तो जैसे MP3 वगैरह हो गया तो वो हमारे ऑडियो वाले हैं, MP4 वगैरह हो गया तो वो हमारे कौन से हैं बताना, वीडियो वाले हैं। तो एक्सटेंशन हमें ये बताता है कि आपका डॉक्यूमेंट्स किसका है और वो किस एप्लीकेशन में जाके काम करेगा। क्लियर है? तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है किसकी, फाइल एक्सटेंशन की। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। तो फिर आप बोलेंगे फिर तो फाइल एक्सटेंशन सबके अलग अलग होंगे। बिल्कुल, आप खुद देखो MS वर्ड का फाइल एक्सटेंशन क्या है। तो ऐसे देखो, सबको अगर आप देख सकते हो ट्रांसपेरेंट इमेज, तो मैं कुछ को ना क्या कर देता हूँ, अंडरलाइन कर देता हूँ, आप उन पे ज्यादा ध्यान दे लेना। सबको कर लोगे अच्छी बात है। तो ये तीनों तो इसमें तो कोई गुंजाइश नहीं है, तीनों आपको पढ़ने हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है .docx, ये लेटेस्ट वर्जन है इस वजह से। वैसे पहले हम पढ़ते थे .doc, लेकिन अब लेटेस्ट में हम x भी यूज कर लेते हैं लास्ट में। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में देख लेना .xls हम यूज करते हैं, ex वगैरह भी यूज कर लेते हैं, excel वाला भी, ठीक है ना। और पावर पॉइंट में हम TPT यूज करते हैं। हमारे नॉर्मल अगर आपके फोन में नोटपैड होगा, उसमें कुछ डाटा अगर आप फाइल तैयार करोगे तो वो TXT में होगी। तो ये चार हो गए। PDF में कोई भी फाइल तैयार करोगे वो PDF में तैयार होगी। उसके बाद कोई इमेज होगी वो JPG वगैरह में तैयार होगी। ट्रांसपेरेंट इमेज होगी तो वो PNG में तैयार होगी। यहाँ से ग्राफिक्स देख सकते हो, जो गाने वगैरह होंगे वो हमारे MP4 में होंगे। और उसके बाद एक ये एग्जीक्यूटिव विंडो एग्जीक्यूटिव फाइल देख लेना, और कंप्रेस्ड फाइल देख लेना, वो जिप में तैयार होगी। तो जिनको मैंने अंडरलाइन कराया भाई, उनका तो फाइल एक्सटेंशन आप देख ही लेना। और अगर आप बाकियों का भी देख सकते हो तो बढ़िया ही बात है। ये देखो, ये कह रहा है वर्ड की पुनरावृत्ति होने पर MS वर्ड किस प्रकार प्रतिक्रिया करेगा। वर्ड की पुनरावृत्ति होने पर MS वर्ड में अगर वर्ड कोई दोबारा आ जाता है तो वो किस तरह रिएक्ट करेगा। चलो देखो, मैं तुम्हें थोड़ा सा याद दिलाता हूँ होता क्या है। कभी अगर आपने कंप्यूटर पर टाइपिंग वगैरह करी होगी या कोई डॉक्यूमेंट्स तैयार करा होगा, कुछ करते हुए किसी को देखा होगा, तो कभी आपने देखा होगा, जैसे मानो ये कंप्यूटर ही लिख रहे हैं और कंप्यूटर के नीचे लाइन सी बनी आ जाती है, कंप्यूटर के नीचे लाइन सी बनी आ जाती है। ऐसे बाय लिख दिया और बाय के नीचे लाइन सी बनी हुई आ गई। विवेक लिखा, उस पर कोई लाइन नहीं है, लेकिन फिर सर लिखा तो उसके नीचे लाइन सी आ गई। तो लाइनें दिखाती क्या है, तो पहले तो इसका आंसर सुन लो। ये कह रहा है कि अगर कोई पुनरावृत्ति हो गई है तो शब्द के नीचे क्या हरी लहरदार लाइन आएगी, क्या नीली लाइन आएगी,
या नीचे नीली लहरदार रेखा दिखाई देगी? नहीं भाई। अच्छा इसमें क्या ऑप्शन है? ये तो दोनों ऑप्शन मुझे लग रहा है सेम ही है, लेकिन फिर भी ये इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर है ए। अगर कोई वर्ड रिपीट हो गया है तो ध्यान देना, जो वर्ड था हमारा उस वर्ड के नीचे एक लाल लहरदार का मतलब ये मतलब है लहरदार ऐसे लाइन दिखाई देगी। अगर आप कोई डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रहे हो और वो वर्ड क्या हो गया, रिपीट हो गया तो आपको वो लाइन दिखाई देगी। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ और भी लिखे हैं और ये लिखी हिंदी हो रही है गलत भैया, तो इस बात को थोड़ा इग्नोर करना। वो रेड लाइन जो है ना, वो रेड लाइन है, इनको हटा देना। ये जो लिख रहा है वो लाइन पे ध्यान दो, वैसा ये जो लिख रहे हैं इनको हटा दो आप। ग्रे लाइन जो है वो ठीक लिख रही है, तो ध्यान देना। जो रेड लाइन है वो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक बता रही है और रिपीटिशन, दोनों ऐड कर लेना। जो रेड लाइन है वो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक बता रही है और रिपीटेड वर्ड, पुनरावृत्ति का मतलब जो वर्ड रिपीटेड हो रहा है, तो रिपीटेड भी आगे ऐड कर लेना है, तो रिपीटेड लिख लेना जो रिपीटिशन दिखाएगी, ठीक है। उसके बाद कह रहा है जो ब्लू लाइन है वो ग्रामर मिस्टेक दिखाएगी और ध्यान देना वो सेंटेंस एरर भी दिखाएगी। अगर वाक्य में गलती है तो ये भी लिख लेना, सेंटेंस एरर भी दिखाएगी। अगर कोई ब्लू लाइन है तो वो ग्रामर मिस्टेक भी दिखाएगी और वो सेंटेंस एरर भी दिखाएगी। और सेम ग्रीन लाइन थी, वो पहले यूज होती थी, यहाँ पे ब्लू लाइन, ये ग्रीन लाइन आ जाती है किसी सॉफ्टवेयर में, तो वो भी क्या दिखाती है, तुम्हारी ग्रामर मिस्टेक। और फॉर्मेटिंग सजेशन, कोई फॉर्मेट आप नए फॉर्मेट में कैसे भी तैयार कर सकते हो, उसके लिए ग्रे लाइन आ जाएगी कि यहाँ पर फॉर्मेट चेंज हो रहा है, आप इसे सेम फॉर्मेट में या दूसरे फॉर्मेट में कर सकते हैं। तो लाइनों पर ध्यान देना, भूल मत जाना। रेड लाइन कब आती है वर्ड के नीचे, ब्लू लाइन कब आती है वर्ड के नीचे, ग्रीन लाइन कब आती है वर्ड के नीचे और ग्रे लाइन कब आती है वर्ड के नीचे। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है विभिन्न कंप्यूटर सिस्टम की प्रोसेसिंग स्पीड की माप से संबंधित शब्द क्या है। बहुत सारे वेरियस जितने भी कंप्यूटर्स हैं उसकी प्रोसेसिंग स्पीड की जो माप है उनसे रिलेटेड वर्ड निम्न में से कौन सा है, वो आपसे पूछो। ध्यान देंगे, उसका सही जवाब है MIPS। क्या मतलब है MIPS? उसकी स्पीड से रिलेटेड ये कोई भी वर्ड नहीं है, सही जवाब है इसका MIPS। समझ लो, देखो MIPS क्या है, ये रहा MIPS, ये रहा भैया MIPS। और MIPS से पहला सवाल क्या बनेगा, उसकी फुल फॉर्म मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे क्योंकि वो मिलियन बोल रहा है तो कितने लाख लिखे हुए हैं, 10 लाख, 10 लाख लिखे हुए हैं पर सेकंड, इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, ठीक है। 10 लाख मिलियन बोल रहा है ना, तो MIPS। तो कुल मिला के MIPS हमारे प्रोसेसिंग की स्पीड बताता है, कितनी स्पीड है, यानी कि आपने 1 सेकंड में ना आपने जो भी उसको डाटा दिया 10 लाख इंफॉर्मेशन उसमें दे दी है, ठीक है। तो ये कहाँ यूज होता होगा, आप खुद बताइए। कि मानो किसी की हमें अपना कोई भी कंट्रोल यूनिट हम लगा रहे हैं, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, हमें इसकी ही स्पीड चेक करनी पड़े तो हम MIPS यूज कर लेंगे। आप कहें सिस्टम खरीद के ला रहे हो, वो लो चल रहा, स्लो चल रहा है, हाई चल रहा है, वो सही भी चल रहा है या नहीं चल रहा है, 4 वर्जन 3 वर्जन 5 वर्जन कौन सा है, i5 है i4 है कौन सा है, तो उसकी स्पीड वगैरह चेक हो जाएगी किससे, MIPS से पता चल जाएगा कितनी स्पीड में काम कर रहा है, क्योंकि वो बताएगा कि कितनी इंफॉर्मेशन पर सेकंड है, वो हमारा MIPS। बहुत बढ़िया। इंटरनेट यूज करता है, अभी इंटरनेट यूज करता है, जैसे आप भी कुछ डाटा चला रहे हो, अभी आप भी वीडियो देख रहे हो तो कहीं से कनेक्ट करा हुआ है ना डाटा तुमने, तो इंटरनेट के माध्यम से ही आप यूट्यूब से जुड़ पा रहे हो। तो वही पूछ रहा है कि जो इंटरनेट है वो यूज इनमें से क्या करता है, क्या सर्किट स्विचिंग यूज करता है, क्या टेलीफोन स्विचिंग यूज करता है, टेलेक्स नहीं है, इसका सही जवाब है क्या, पैकेज स्विचिंग यूज करता है इंटरनेट। उसका बेनिफिट्स भी है पैकेट स्विचिंग का। क्या है पैकेट स्विचिंग, चलो देख लेते हैं एक बार, ध्यान देना। ये पैकेट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग से तुम्हें क्या समझना है, इतनी सी बात पे ध्यान दे लो बस, कि कोई सेंडर होगा, डाटा सेंड कर रहा है, मैसेज सेंड कर रहा है, कुछ भी सेंड कर रहा है, मानो मैसेज सेंड कर रहा है या कोई इमेज सेंड कर रहा है, कोई डाटा सेंड कर रहा है, इमेज मान लो, चलो कोई इमेज सेंड कर रहा है, तो इमेज को क्या करेगा, वो पैकेट्स में तोड़ देगा, आपके डाटा को पैकेट्स में तोड़ देगा, आपके डाटा को पैकेट्स में, वो इंटरलिंक भी हो सकते हैं एक दूसरे से, यानी कि पूरा यहाँ जाल भी बना सकते हैं पूरा ये रहा, क्योंकि रिसीवर तो एक जरूरी नहीं है, आप अपने इमेज को 2 लोगों को भी तो भेज सकते हो भाई, तो ये रिसीवर यहाँ कितने लगाए हुए हैं, तो वो जो डाटा आपने सेंड करा, वो जो मैसेज आपने सेंड करा, उसको पहले रिसीव तो करेगा ही करेगा और पैकेट्स में तोड़ देगा। तो मानो यहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन निकली है तो वहां से निकलने के बाद पैकेट्स में टूट जाएगी, और पैकेट्स में टूटने के बाद जब वो जहां पर उसे पहुंचना है वहां पर जाकर सारे पैकेट आपस में क्या होंगे, मिल जाएंगे, वहां पर जाकर सारे पैकेट आपस में क्या होंगे, मिल जाएंगे। तो वो जो डाटा है हमारा इंटरनेट वाला, वो हमारा किस तरीके से काम करता है बताना, पैकेट स्विच में।
यानी कि जहाँ से इन्फॉर्मेशन निकली है वो पैकेट्स में डाटा हमारा टूट जाता है और जो रिसीवर के पास पहुँचता है वो कंबाइंड होकर एक साथ रिसीवर द्वारा उसे रिसीव कर लिया जाता है और जो आपने भेजा है उसके फॉर्म खुल जाते हैं। बस इतनी सी बात है। चलिए देखो, कह रहे हैं निम्न में से इनपुट डिवाइस कौन सा है। तो ये तो बहुत बेसिक सा सवाल है और बहुत बाद में आया है, कोई बात नहीं। सारे बच्चे बहुत पहले से पढ़ते आए होंगे। जब कंप्यूटर से 7th क्लास में अगर किसी को पढ़ाना शुरू करा होगा तो पहले यही बातें बताई जाती हैं, ठीक है। इनपुट डिवाइस कौन सी है, आउटपुट डिवाइस कौन सी है। तो हल्की सी एक अगर हम डेफिनेशन को थोड़ा डिफाइन करने की कोशिश करें तो आप इनपुट और आउटपुट में नॉर्मली अंतर बताते कौन सा क्या होगा, तो पता होगा सबको मुझे लग रहा है। इनपुट डिवाइस मतलब जो हम इंस्ट्रक्शन देंगे, जिसके माध्यम से हम इंस्ट्रक्शन देंगे वो इनपुट डिवाइस, जहां से हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी वो आउटपुट डिवाइस, यानी कि जो हमें रिजल्ट देगी, जो हमें आउटकम देगी वो हमारी आउटपुट डिवाइस होंगी। और जैसे हम इंस्ट्रक्शन देंगे, ध्यान देना, वो कौन सी होंगी, हमारी इनपुट डिवाइस। तो क्या मॉनिटर तो हमें रिजल्ट देता है, स्पीकर से तो हमें सुनाई देता है भाई, प्रिंटर से तो हमारे पास प्रिंट निकल के आते हैं। तो ध्यान देना, हम इंस्ट्रक्शन या कुछ भी करते हैं वो किससे करते हैं, कीबोर्ड से। वही पूछा है इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस है, तो ध्यान देना कीबोर्ड इनमें से इनपुट डिवाइस है। आगे से तुम्हारा सवाल इनपुट आउटपुट से गलत ना हो जाए, जितने मैंने यहाँ पे मेंशन करे एटलीस्ट आपको इतने तो याद होने चाहिए कि इनमें से कौन सा इनपुट है कौन सा आउटपुट है। तो ध्यान देना, यहाँ एक लेयर बना लो बीच में, इधर तो हमारी आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट, और इधर हमारी इनपुट डिवाइस है। उधर हमारी आउटपुट है, इधर हमारी इनपुट डिवाइस है। अरे सही है ना। तो एक बार मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे आपको, ध्यान देना। इनपुट वाले देख लो, जो कीबोर्ड है इनपुट डिवाइस है, माइक्रोफोन है इनपुट डिवाइस है, स्कैनर, अब स्कैनर प्रिंटर का कंफ्यूज मत हो जाना क्योंकि प्रोजेक्टर प्रिंटर जो भी है वो इधर से रखे हैं। तो स्कैनर हमारा इनपुट डिवाइस है जबकि प्रिंटर हमारा आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर भी हमारा आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर भी हमारा आउटपुट डिवाइस है, सही है। टच पैड हो गया हमारा, वेब कैम हो गया, वेब कैम, उसके बाद ग्राफिक्स टैबलेट हो गया, बारकोड रीडर यहाँ पे दे रखा है, और जॉयस्टिक्स हो गया। तो जॉयस्टिक्स ये सारे के सारे हमारे इनपुट डिवाइस हैं। और हमारे आउटपुट डिवाइस कौन से हैं, जैसे हमारा ये स्पीकर हो गया, हमारा ये मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया। तो ये सारे के सारे क्या होंगे, ध्यान देना, हमारे आउटपुट डिवाइस होंगे। तो इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों नोट कर लेना और याद कर लेना। चलो क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ो अच्छे से और अपना आंसर कीजिए। ये कह रहा है सीपीयू द्वारा संसाधित वर्तमान डाटा और प्रोग्राम स्टोर करने के लिए निम्न में से कंप्यूटर मेमोरी प्रयोग की जाती है, सही है। और कह रहा वर्तमान डाटा, मानो अभी संचालित चल रहा है, अभी काम चल रहा है, अभी प्रोसेसिंग में, हम यूज कर रहे हैं कुछ उसमें। तो अभी ऐसा नहीं है कि उसमें जाके आपकी कोई परमानेंट मेमोरी में जाके डाटा सेव होगा। तो कह रहा है सीपीयू द्वारा, किसके द्वारा, सीपीयू द्वारा जो संसाधित वर्तमान डाटा है, कौन सा डाटा, इन चीजों पे ध्यान देना है, बहुत छोटी छोटी बातें, वर्तमान डाटा और प्रोग्राम स्टोर करने के लिए कंप्यूटर मेमोरी कौन सा प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना वो इंटरनल मेमोरी की बात कर रहा है, यानी कि वो रैम की बात कर रहा है, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी की बात कर रहा है। तो आंसर नंबर हो जाएगा बी, ठीक है। टेम्पररी मेमोरी की बात कर रहा है, यानी कि जिस टाइम वो कंप्यूटर वर्किंग कर रहा है प्रेजेंट में, उस टाइम वो डाटा जो वर्क कर रहा है वो कहाँ जाके स्टोर होगा, तो उसकी इंटरनल मेमोरी में स्टोर होगा। और इंटरनल स्टोरेज मतलब और रैम में जाके ऐड होगा। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। सवाल में कह रहा है वह डिवाइस जो टेक्स्ट और इमेज की प्रतिलिपि तैयार करता है, आपने कुछ भी टेक्स्ट लिखा, कोई भी इमेज है आपकी, अगर उसकी कॉपी तैयार करता है तो वो कहलाता है, क्या होगा। तो बताओ, आप जो भी कुछ लिखेंगे स्कैन करते हो, उसका आंसर क्या होगा, ऑप्टिकल स्कैन। ऑप्टिकल स्कैनर तो होगा, कोई भी इमेज होगी उसको प्रतिलिपि दे देगा, कॉपी निकाल के दे देगा आपको, ठीक है। तो बारकोड रीडर, कनेक्टेड डिवाइस, डिजिटल कैमरा, इनमें से कुछ भी आंसर नहीं मिलेगा आपको, वो कॉपी करने का काम करेगा ऑप्टिकल स्कैनर। ये रहा ऑप्टिकल स्कैनर, एक बार गौर फरमा ऑप्टिकल स्कैनर पे, ये रहा भाई आपका ऑप्टिकल स्कैनर। ये कोई भी डॉक्यूमेंट्स है, लाइट बीम वगैरह की वजह से यूज करके, लेंस वगैरह का यूज करके वो इमेज सेंसर यहाँ पे लगा हुआ है, सही है। तो ये ऑप्टिकल स्कैनर की है, सही है, ऑप्टिकल स्कैनर। चलो क्वेश्चन नंबर 18, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करो, क्योंकि एक सवाल के पूरे चांस है यहाँ से, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करो, एक सवाल के पूरे चांस है यहाँ से कि आपको यूनिट में से यहाँ से सवाल देखने को मिल जाता है। ये कह रहा है वह उपसर्ग जिसका अर्थ एक और अरबवां भाग है, तो इसके लिए तो आंसर याद करना, वो नैना है, बाकी को मैं दिखाता हूँ तुमको। नैनो, नैना नहीं नैनो, तो एक अरबवां भाग है डाटा का, नैनो में जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये यहाँ तक तो आप पढ़ोगे, ये
और बड़े ध्यान से कॉपी पेन लो और इन्हें छापने लग जाओ फटाफट से। अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता ना तो शांति से रोक के वीडियो को इनको एक एक करके नोट कर लो फटाफट, सही है, और समझते चलो। ध्यान दो, यूनिट्स का पहले तो क्रम देखो किस तरीके से करनी है कि कौन सी यूनिट बड़ी है, क्योंकि बड़ी से छोटी का क्रम, छोटी से बड़ी का क्रम लगाने के लिए आ सकता है। फिर किसमें कितने होते हैं, किससे क्या बनता है, वो भी तुम्हें साथ के साथ नोट करना है। तो क्रम मतलब बिट के बाद केबी, केबी के बाद एमबी, एमबी के बाद जीबी, फिर टीबी, फिर पेंटाबाइट, मतलब वो आप जानते हो, लिखा हुआ भी है मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, लिखना सब ये चीजें। और ये जेटाबाइट हो गया, योटाबाइट हो गया, यहाँ तक। और सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है, योटाबाइट। इससे बड़ी नहीं है जो वर्तमान में हम यूज कर रहे हैं, सबसे बड़ी यूनिट यही है, योटाबाइट। सवाल यहाँ से बन सकता है, सबसे बड़ी यूनिट है। और शुरुआत कहां से करते हैं, बिट से। अभी ध्यान सुन लो, 8 बिट में बनता है 1 बाइट। ये मत कह देना कि यहाँ पे कि भाई 8 बाइट में 1 बिट बनता है, वहां ऑप्शन बड़े दिक्कत कर सकते हैं, 2 ऑप्शन ऐसे मिल सकते हैं। तो 8 बिट में बनता है 1 बाइट। क्लियर है, इसको क्लियर रखना बस, बाकी तो आप कर लोगे। 1024 बाइट में बनता है 1 केबी, 1024 केबी में बनता है 1 एमबी, 1000 यहाँ पर गलत लिख रहा है, 1024 एमबी में बनता है 1 जीबी, 1024, ये टीबी टीबी रिपीट हो रहा है, 1024 जीबी में बनता है भैया 1 टीबी। और ऐसे यहाँ पर 1 टीबी में आगे लिख रहा है जेटाबाइट, इससे ला दी कहानी, ठीक है। तो यहाँ के बाद देख लेना 1000 तुम्हारे कौन सा टेराबाइट में बनेगा, सॉरी पीबी से तो लिख रहा है, पेटाबाइट, 1024 पेटाबाइट में बनता है तुम्हारा, ये जेटाबाइट बनेगा, जेटाबाइट। और 1024 जेटाबाइट में बनेगा तुम्हारा योटाबाइट। ये लास्ट वाले टर्म्स इसमें गलती करके उनको एक बार देख लें, ठीक है। तो ये ऐसे ही क्रम में बढ़ते हुए चले जाएंगे, नोट कर लेना, याद कर लेना। सबसे बड़ी यूनिट होती है हमारी कौन सी, योटाबाइट, उसे देख लेना एक बार, ठीक है। निम्न में से कौन कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है, आपसे ये पूछो। अगर आपने नेटवर्क पोर्शन पढ़ा होगा कंप्यूटर का तो आप इसका फटाफट से आंसर कर देंगे, क्योंकि एक ऑप्शन आपको चौथा भी दे रखा है, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्योंकि लैन होता है, वैन होता है, मैन होता है, ये तीनों तो भैया हमारे कंप्यूटर नेटवर्क ही है, कौन सा नहीं है, कह रहा है इनमें से कोई नहीं है ऐसा जो नेटवर्क ना हो। ये तीनों के तीनों हमारे कंप्यूटर नेटवर्क ही है, तीनों के तीनों। तो फटाफट से कॉपी पेन निकालो और कौन कौन से कंप्यूटर नेटवर्क हैं और उनकी फुल फॉर्म क्या है। ये जितने भी मैंने लिए हैं सबसे सवाल आए हुए हैं, सबकी फुल फॉर्म आई है। लोकल एरिया नेटवर्क, एक मतलब लोकल एरिया, मतलब एक छोटे एरिया को कवर करने वाला मान लो, या फिर कुछ पोर्शन है, लिमिटेड पोर्शन है कुल मिलाकर, उसके लिए हम लैन यूज करते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। फुल फॉर्म भी लिखनी है। वैन की जो होती है वो होता है वाइड एरिया नेटवर्क, मतलब सिटी टू सिटी भी यूज कर सकते हो और नेशन टू नेशन भी यूज कर सकते हो। तो एक बड़े क्षेत्र में जहाँ डाटा को यूज करा जाएगा वो होगा हमारा वाइड एरिया, वाइड, अगर ये गलत लिखा हुआ एरिया लिखना, ठीक। जो हमारे महानगर होते हैं ना, महानगर उनको बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटी। तो जो महानगर वगैरह होते हैं बड़े शहरों में, तो वहाँ होता है WAN यूज, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक। पैन होता है हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क, ऐसे ही हमारा WLAN होता है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। ये इसी की तरह काम करता है, ये मानो ये सेम ही है, बस अलग नहीं है, बस ये वायरलेस हो गया। कैन होता है हमारा कैंपस एरिया नेटवर्क, जहाँ पर कोई इंस्टीट्यूट वगैरह अपने नेटवर्क को यूज कर रहा हो, ये हो गया हमारा कैंपस एरिया नेटवर्क। 3 नेटवर्क हो रहे हैं, इनकी फुल फॉर्म याद रखनी है, BAN बॉडी एरिया नेटवर्क, वर्चुअल VPN, मोस्ट इंपोर्टेंट है VPN की फुल फॉर्म वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ऐसे हमें GAN की फुल फॉर्म याद रखनी है, ग्लोबल एरिया नेटवर्क। तो ये सारे के सारे हमारे कंप्यूटर नेटवर्क हैं। यहाँ से सवाल पूछे जाएंगे कि भाई कौन कौन से कंप्यूटर नेटवर्क हैं या नहीं है। अगर हैं तो उनकी फुल फॉर्म अगर आपको पता होनी चाहिए कि क्या क्या है, तो इन सबकी फुल फॉर्म यहाँ मैंने मेंशन कर दी है। तो आज का हमारा लास्ट सवाल, क्योंकि मैंने बताया कि वीडियो में 20 ही सवाल लेके आएंगे और 20 सवाल में कुछ एक्सप्लेनेशन लेके आएंगे, ताकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिले और आई होप आपको मिला भी होगा। UTP की फुल फॉर्म देख लो, फुल फॉर्म तो फुल फॉर्म मैंने 3 ली है इसमें, और तीनों से और क्या सवाल बन सकते हैं उनके बारे में मैंने बताया। तो UTP की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर। वो बताऊंगा मैं अभी आपको क्या है अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर, यानी कि UTP अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर। एक होता है हमारा STP शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर। तो शिल्डेड अनशिल्डेड क्या होता है वो देखो, यहाँ आ जाओ, एक डायग्राम को देख लो अच्छे से। और डायग्राम को देखो, कुल मिला के केबल है, क्या है बताना, साफ दिख रहा है ना, केबल है। ट्विस्टेड का मतलब ऐसे लिखा हुआ है, उसके ऊपर ऐसा केबल लिखा हुआ है, ट्विस्टेड है। ट्विस्टेड का मतलब ये है, जिसमें T यूज हो रहा है ना, ट्विस्टेड। पेयर का मतलब 2 वायर है। सारे बता देता हूँ, देखो तीनों टर्म्स की बात समझ लेना।
यू का मतलब बाद में बताऊंगा। सबसे पहले देख लो कि ट्विस्टेड क्या है। ट्विस्टेड टी, ट्विस्टेड मतलब वो ऐसे घूम घूम के लिखते हुए, क्लियर है। दूसरा पेयर है, वो दो दो केबल है। ये दो दो केबल किसके, कॉपर के होते हैं मेनली, कॉपर के भी हो सकते हैं और भी कॉपर के यूज करते हैं वैसे तो, है ना। और जो यू का मतलब होता है वो अनसील्ड है, वैसे ये मान लो अनकवर है, उनके ऊपर ढका हुआ नहीं है कुछ भी, ये अनकवर केबल है। और यहीं पे सिल्डेड हो जाए तो सिल्डेड अनसिल्डेड में क्या अंतर है? अनसिल्डेड मतलब वो कवर नहीं है, सिल्डेड मतलब वो कवर है, बस ध्यान रखना। जो इनको मतलब किसी और ऐसे इंसुलेटर से, जिसमें मतलब कोई भी भार प्रतिरोध कुछ भी ऐसी चीज काम ना करे, तो इंसुलेटर वगैरह हम यूज कर सकते हैं इनमें। तो अगर बाहर से इनको ढक दें तो सिल्डेड हो जाएंगे, नहीं ढके हुए हैं तो क्या है बताना, अनसिल्डेड है। सही है, तो ठीक है, कहानी क्लियर हो गई होगी। इनकी फुल फॉर्म वगैरह देख लेना। चलो तो वही हमारा लास्ट सवाल था और हमने 20 क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपको सभी को क्लास बहुत पसंद आई होगी, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूँ। और इसी के लिए पीछे पूरी मेहनत हुई है, क्योंकि ये सब चीज़ें इमेज वगैरह क्वेश्चन पहले छांटने हैं ऐसे, और फिर उनके हिसाब से इमेज लगानी है, ताकि आपको बहुत आसानी से अच्छे से समझाया जा सके। तो इन चीज़ों को रिवाइज करके अगली क्लास में आना। जब मैं अगली क्लास डालूंगा तब तक आपकी ये पहली क्लास रेडी होनी चाहिए। दूसरा, अपने दोस्तों में शेयर करो। चैनल पे सब्सक्राइबर उतनी स्पीड से नहीं बढ़ रहे हैं जितनी स्पीड से आप धीरे धीरे वीडियो डाल रही हैं, ठीक है ना। तो तुम शेयर नहीं कर रहे हो, मेन बात यही है। आप खुद देख के बस उसे बंद करके रख देते हो। नहीं भाई, आप थोड़ा वाइड करोगे तभी तो हमें फ़ायदा होगा, और फ़ायदा होगा तभी हम और ज़्यादा वर्क कर पाएंगे, ठीक है। अगर कहानी वहीं पे वहीं अटकी रही, आप बताओ कोई भी व्यक्ति है थोड़ा बहुत बड़े काम के लिए, उसी के लिए तो मेहनत करता है। और वो बढ़ेगा कब? जो हम कुछ मेहनत कर रहे हैं, अगर वो आपको अच्छी लग रही है तो उसे शेयर करो। अगर आपके यार दोस्त भी कहीं मिलते हैं, आपको अच्छा लग रहा है तो, नहीं लग रहा है तो लिव इट, नहीं लग रहा तो छोड़ो, कहीं और पढ़ो, सीधी बात है, फिर तो कुछ कहना ही नहीं है। आपको अच्छा लग रहा है कि हाँ भाई टीचर कुछ हैं, थोड़ी बहुत जान है इनमें, और ये मतलब अच्छा पढ़ा सकते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, और इनका अच्छा समझ में आ रहा है, अपने दोस्तों को बताओ जहाँ जा रहे हो कि हाँ भाई, अगर वो कोई बोले कि कंप्यूटर कहाँ से तैयार कर रहे हो, बोले हमारे भैया वीडियो डाल रहे हैं, वहाँ से तैयार कर सकते हो। और दो चीज़ें इसमें और ऐड करता हूँ। अभी CGL का मेंस होगा और CHSL का भी मेंस होगा, क्योंकि अब CHSL के पेपर चल रहे हैं। तो ये जो वीडियो में डाल रहा हूँ, ये सिर्फ दिल्ली पुलिस को मैं टारगेट, अभी क्योंकि एग्जाम हमारा दिल्ली पुलिस का है ना, तो उसको हम टारगेट करके रख रहे हैं। लेकिन ये CHSL और CGL मेंस में जो कंप्यूटर पूछे जाएंगे वहाँ पे सवाल हमारे, तो वहाँ भी बहुत फ़ायदा पहुँचाएंगे, ठीक है। क्योंकि मेंस में भी यहाँ से ही सवाल बनेंगे, कंप्यूटर को अलग से थोड़ी है। वही नंबरों को इग्नोर मत मारो, अच्छे से पढ़ो, पूरे 100 नंबर की तैयारी करके जाओ। जो होगा वो सब देखा जाएगा, लेकिन अपनी तरफ से कुछ छोड़ के मत जाओ पेपर में। सही है भाई, ठीक है। आज के लिए इतना ही। सारे बच्चे अपनी पढ़ाई पे लगे रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।